हेलो एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग का वर्गीकरण। बैंकिंग के वर्गीकरण में जो व्यापारिक बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक हैं, उनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो व्यापारिक बैंकों में दो प्रकार के बैंक होते हैं, एक अनुसूचित बैंक और एक गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक वे बैंक जिनका नाम आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल है और वो यदि निम्न शर्तों को पूरा करते हों, और वो निम्न दो शर्तें कौन सी हैं कि बैंक की प्रदत्त पूंजी और संचित कोष 5 लाख रुपए नहीं हो, और आरबीआई इस बात के लिए संतुष्ट हो कि बैंक का कोई भी कार्य ग्राहकों के हित के विपरीत नहीं है, तो उन बैंकों को आरबीआई ने अपनी 1934 की दूसरी अधिसूची में सम्मिलित किया है और उन बैंकों को अधिसूचित अनुसूचित बैंक कहा जाता है। इन बैंकों को निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त होती हैं। वे आरबीआई से ऋण प्राप्त करने के लिए अधिकृत हो जाते हैं तथा इन्हें स्वतः ही समाशोधन गृह क्लियरिंग हाउस की सदस्यता प्राप्त हो जाती है। आरबीआई इनकी प्रतिभूतियों की कटौती की सुविधा प्रदान करता है और इनके बदले ये बैंक आरबीआई के पास नगद कोष जमा रखते हैं। दूसरे बैंक आते हैं गैर अनुसूचित बैंक। वे बैंक जो अनुसूची में नहीं है उन्हें भी नगद कोष की शर्तों को मानना पड़ता है, लेकिन वो आरबीआई के पास जमा रखने के लिए बाध्य नहीं है। असामान्य परिस्थितियों में आरबीआई से उधार ले सकते हैं। उन्हें हम गैर अनुसूचित बैंक कहते हैं। अब आते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। वे बैंक जिनका प्रबंधन या स्वामित्व सरकार या राष्ट्रपति में सम्मिलित हो, और दूसरे शब्दों में जिन बैंक के 51% शेयर सरकार के पास हों, उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहते हैं। इसके पश्चात आते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं ये। तो सार्वजनिक क्षेत्र के वे बैंक जो स्थापना के समय निजी क्षेत्र में थे और बाद में सरकार ने अधिग्रहण कर लिया हो, राष्ट्रीयकृत बैंक कहलाते हैं। 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जिनकी पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। इसके पश्चात 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी पूंजी 200 करोड़ रुपए थी। इसके पश्चात सितंबर 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में विलय कर दिया गया। तो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है 19। इसके पश्चात आते हैं गैर राष्ट्रीयकृत बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के वे बैंक जो प्रारंभ से ही सरकार के अधीन कार्यरत हैं, उन्हें गैर राष्ट्रीयकृत बैंक कहा जाता है। ये 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना शुरू में की गई थी। बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843। चैम्बरलेन आयोग 1983 की सिफारिशों से इन तीनों बैंकों का विलय किया गया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1952 में एडी गोरेवाला कमेटी का गठन किया गया और उनकी सिफारिशों से आंशिक राष्ट्रीयकरण कर इसका नाम एसबीआई रखा गया। 1 अप्रैल 2017 से एसबीआई के सभी सहायक बैंक और भारतीय महिला बैंकों का एसबीआई में विलय कर दिया गया है। अब आता है आईडीबीआई बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। देश में औद्योगिक विकास की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय संस्थाओं के रूप में इसकी स्थापना की गई। 1976 तक आरबीआई का अनुसूचित बैंक और उसके पश्चात इसका स्वामित्व सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। 2004 में इस बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया गया। 1990 में लघु उद्योगों के विकास के हेतु आईडीबीआई के पूर्ण स्वामित्व में एक सहायक बैंक के रूप में सिडबी की स्थापना की गई थी। सिडबी का नाम है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। 8 अप्रैल 2015 को सिडबी के अनुषंगी इकाई के रूप में मुद्रा बैंक की स्थापना की गई है। मुद्रा का नाम है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसके तहत छोटे व्यापारियों को उनके कारोबार के विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने वाली माइक्रो फाइनेंस सूक्ष्म वित्त की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पुनर्वित्त की सुविधा के रूप में मुद्रा बैंक की स्थापना की गई है। मुद्रा ऋण योजनाओं को 3 भागों में बांटा गया है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु नए उद्योगों की स्थापना के लिए इसके तहत अधिकतम 50,000 रुपये तक के ऋण दिए जाते हैं। किशोर में कारोबारों के संचालन और स्वामित्व के लिए तथा स्थायित्व के लिए 50,000 से 5 लाख रुपये तक के ऋण का प्रावधान है। और तरुण में कारोबार के विस्तार हेतु 5 से 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। ये ऋण 2 प्रकार के दिए जाते हैं, अल्पकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण।
तो अल्पकालीन और मध्यकालीन जो 5 वर्ष तक की अवधि के लिए होते हैं वो अल्पकालिक और मध्यकालिक ऋणों की श्रेणी में आते हैं। जो 5 वर्ष से 15 वर्ष तक की अवधि के लिए दिए जाते हैं वो दीर्घकालिक ऋणों की अवधि की श्रेणी में आते हैं। अब यदि हम देखें तो सहकारी बैंकों में शीर्ष स्तर पर राजस्थान राज्य सहकारी बैंक या अपेक्स बैंक की स्थापना की गई है। अल्पकालिक ऋणों के लिए जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक जो 31 बैंक हैं, धौलपुर और प्रतापगढ़ में अभी कोई बैंक नहीं है कि जिला मुख्यालय स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना की गई है। इसके पश्चात प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की स्थापना की गई है। वहीं दीर्घकालिक अवधि के लिए राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक की स्थापना 1957 में की गई थी। फिर प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की स्थापना जिला स्तर पर, और उसके पश्चात ये 36 जिला प्राथमिक भूमि विकास बैंक हैं। जोधपुर, अजमेर और गंगानगर में दो दो बैंक इसकी स्थापना के लिए लगाए हुए हैं जो दीर्घकालीन ऋणों के लिए दीर्घकालीन अवधि के लिए ऋण प्रदान करते हैं। अब आते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इसकी स्थापना की गई है 2 अक्टूबर 1975 को। इसका मूल उद्देश्य ग्रामीण बचत को जुटा करके उत्पादन गतिविधियों में लगाना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समाज के कमजोर वर्गों को रियायती दर पर संस्थागत ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना है। सिक्किम और गोवा को छोड़ करके शेष राज्यों में ये बैंक कार्यरत हैं। केलकर समिति की सिफारिशों पर किसी भी नए आरआरबी की स्थापना को वर्तमान में कोई मंजूरी नहीं दी गई है। वर्तमान में इनकी संख्या 56 है। इन बैंकों में भारत सरकार, राज्य सरकार और प्रवर्तक बैंकों का हिस्सा 50:15:35 रखा गया है। ये थे व्यापारिक बैंक। अब हम देखते हैं व्यापारिक बैंकों के कार्य क्या क्या हैं। तो वे बैंक जो वाणिज्यिक गतिविधियों के संलग्न अथवा जनता की जमाओं को स्वीकार करें, ऋण प्रदान करें, व्यापारिक बैंक कहलाते हैं। यानी कि व्यापारिक बैंक वो सब कार्य करते हैं जो जनता से वो सारे के सारे लेन देन करते हैं जो व्यापारिक बैंकों से केंद्रीय रिजर्व बैंक लेता है। जनता की जमाएं स्वीकार करना, ऋण देना, उधार देना, एजेंसी के रूप में कार्य करना, अनेक कार्य हैं। अब इनके कार्यों को हम देखें तो पहला कार्य आता है प्राथमिक कार्य के रूप में जमाएं स्वीकार करना। इसके लिए ग्राहक की जमा बैंक के देयता कहलाती है, लाइबिलिटी कहलाती है। इसके लिए बैंक ग्राहक से 4 प्रकार के खातों का विकल्प प्रदान करता है: करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो करंट अकाउंट की जमाओं को लेता है, उसमें निकासी की सुविधा कभी भी हो सकती है और ब्याज नहीं के बराबर होता है। सेविंग अकाउंट में कभी भी जमा कराया जा सकता है। निकासी की सुविधा सप्ताह में या दिन में कुछ दिनों के लिए दी जाती है और ब्याज की दी जाती है। रिकरिंग अवधि में 1 टाइम निकासी की सुविधा है जबकि जमा कभी भी कराया जा सकता है। और एफडी में 1 टाइम ही जमा कराया जाता है और 1 टाइम निकालने की सुविधा प्रदान की जाती है। 2010 से पहले आरबीआई सेविंग अकाउंट की ब्याज दर का निर्धारण करती थी। इसके 2010 के पश्चात व्यापारिक बैंक स्वयं इनके ब्याज दरों का निर्धारण करते हैं, लेकिन आरबीआई इसके लिए बेस रेट आधार दर जारी करता है। अब आता है मांग जमा। व्यापारिक बैंकों के चालू खाते में बचत खातों के ग्राहकों को मांगे जाने पर देय होती है, वो होती है मांग जमा। ये चालू अकाउंट और बचत अकाउंट पे आती है। एक होती है अवधि जमा। व्यापारिक बैंकों के लिए आरडी और एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए अवधि जमा आती है। इसमें मांग जमा और अवधि जमा दोनों मिलाकर के व्यापारिक बैंकों की कुल जमाएं कहलाती हैं। ग्राहकों की कुल जमा व्यापारिक बैंकों की प्राथमिक देयता कहलाती है और इस पर दिया गया ब्याज द्वितीयक देयता कहलाती है। इस प्रकार बैंकों की समग्र देयता प्राथमिक देयता प्लस द्वितीयक देयता होता है। इसमें से अंतर बैंक देयता को घटाने पर शुद्ध देयता प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार व्यापारिक बैंकों के लिए व्यापारिक बैंक जमा व्यक्तियों के लिए 4 प्रकार के खाते देता है। 4 प्रकार के खातों के लिए 2 प्रकार की कुल जमाएं हो गई और उनसे कुल प्राथमिक जमा, द्वितीयक जमाओं में उसका ब्याज आ जाता है देयताओं में, और इस तरह से व्यापारिक बैंक सुविधाएं प्रदान करते हैं। नंबर दूसरा आता है ऋण प्रदान करना। बैंक द्वारा ग्राहकों को दिए जाने वाले ऋण बैंकों की परिसंपत्ति कहलाते हैं। नगद साख, कैश क्रेडिट। ऋण खातों के संबंध में केवल निकाली गई राशि पर ही ब्याज लिया जाए तो इसे नगद साख कहा जाता है। और अग्रिम या लोन या एडवांस, इसमें कुल ऋण राशि पर ब्याज ले लिया जाता है। अधिविकर्ष, चालू खातों के विश्वसनीय ग्राहकों को उन खातों में जमा राशि से अधिक धन निकालने की सुविधा प्रदान करना अधिविकर्ष कहलाता है। ये विश्वसनीय ग्राहकों को ये सुविधा प्रदान की जाती है। बिलों में कटौती, बैंक अपने ग्राहकों के बिलों की परिपक्वता अवधि से पहले ही कटौती कर भुगतान की सुविधा उपलब्ध करा देता है।
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश। सरकार द्वारा दीर्घकाल के लिए 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी प्रतिभूतियों में दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में निवेश करना और प्रत्यक्ष रूप से सरकार को उधार देना, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश कहलाता है। तो ये 2 प्राथमिक कार्य थे, जमाएं स्वीकार करना और उधार देना। दूसरा कार्य आता है द्वितीयक कार्य। व्यापारिक बैंकों द्वारा जमा एवं ऋण की प्रक्रिया से अपनी प्रारंभिक जमा की तुलना में कई गुना अधिक उधार देने की प्रक्रिया साख सर्जन कहलाती है। इसमें प्राथमिक जमाओं से कुछ भाग अपने पास रिजर्व कोष के रूप में व्यापारिक बैंक रख लेते हैं, शेष धन उधार दे देते हैं। उधार दिया गया धन पुनः व्यापारिक बैंकों की जमाएं बन जाती है। इस प्रकार यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जमा ऋण में बदल जाती है, ऋण जमा में बदल जाती है, और ये जो प्रक्रिया है यही व्यापारिक बैंकों का साख सर्जन कहलाता है। तीसरा कार्य है अन्य कार्य। ग्राहकों के बिलों का भुगतान, ग्राहक के चेकों के संकलन में भुगतान, ग्राहकों के शेयर्स का क्रय विक्रय करना, उन पर लाभांश वसूल करना, ग्राहकों के शेयर्स का गोपन का कार्य करना, बैंकों द्वारा एटीएम की सुविधा प्रदान करना, लॉकर की सुविधा प्रदान करना, चेकों का भुगतान करना, इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान करना इत्यादि अनेक कार्य व्यापारिक बैंकों द्वारा किए जाते हैं, जो कि व्यापारिक बैंक आर्थिक जीवन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब व्यापारिक बैंकों की भूमिका देखें तो व्यापारिक बैंक पूंजी निर्माण के लिए बचत एकत्रित करते हैं। सबसे पहला कार्य है वाणिज्यिक बैंक अपनी शाखाओं के माध्यम से छोटे छोटे बचतों को एकत्रित करते हैं, निम्न आय वर्ग के बचतों को प्रोत्साहित करते हैं। पूंजी निर्माण की दृष्टि से ये पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है और आर्थिक विकास की गति में तीव्रता आती है। निम्न आय वर्ग को लोगों को उपभोग बचतों के लिए इसमें प्रोत्साहित भी किया जाता है। विकासशील देशों में निवेश हेतु वित्तीय साधनों का अभाव पाया जाता है, जिससे उत्पादक एवं रोजगार सृजन संबंधी गतिविधियों में बाधा उत्पन्न होती है। दूसरा आता है वाणिज्यिक बैंक देश के केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति के सफल संचालन में और आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। किसी भी देश के विकासशील देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें न केवल भारत के वित्तीय समावेशन में वृद्धि हुई है, बल्कि वित्तीय संसाधनों का गतिशीलन भी हुआ है और अंततः आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध रहा है। धन्यवाद।